ये तुम जो बंद कर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बायोटेक के एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड में समझना चालू किए थे। मेडिकल फील्ड में हमने एक एप्लीकेशन लास्ट क्लास में समझ लिया था और था फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में हमने एक मेडिसिन का फॉर्मेशन सीखा है, इंसुलिन। इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो हमने इंसुलिन का फॉर्मेशन लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब बच्चों हमें सेकंड एप्लीकेशन आज सीखना है और वो है जीन थेरेपी। नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी प्रोसेस के अंदर किया क्या जाता है, जो भी बच्चों अपनी डिजायर्ड जीन होती है, काम की जीन होती है, जो अच्छी जीन होती है उसे पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अच्छी वाली जीन को पेशेंट के अंदर ट्रांसफर करना, इसी को बच्चों जीन थेरेपी कहते हैं। मतलब जीन को पेशेंट में डालकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए, वो जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी सबसे पहली बार 1990 में की गई थी। ये 1990 में एक 4 साल की लड़की में, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में की गई थी। 4 साल की एक लड़की के अंदर की गई थी। इस लड़की में प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एडीए एंजाइम की कमी थी। इसमें बच्चों एडीए एंजाइम की कमी है। बात आती है एडीए एंजाइम होता क्या है। एडीए का फुल फॉर्म एडिनोसिन डीएमाइनेस। तो इसमें एडिनोसिन डीएमाइनेस, इस अदा एंजाइम की कमी थी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों इस एंजाइम की कमी थी। इस कमी की वजह से होता क्या है, जब ये कमी रहती है तो ये एंजाइम लिम्फोसाइट को मेच्योर कराता है। इस एंजाइम का रोल कहाँ है, लिम्फोसाइट को मेच्योर करना। अगर इस एंजाइम की कमी रहेगी तो लिम्फोसाइट मेच्योर नहीं होता, इससे इम्यून सिस्टम वीक रहता है और उसी से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिन्हें हम स्किड कहते हैं। जैसे बच्चों समझेगा, आपको समझाने के लिए ये मैंने एडीए की जीन को लिया। ये जीन से सबसे पहले बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। प्रोटीन मतलब मैं डायरेक्ट लेता हूं एंजाइम, और वह एंजाइम कोई और नहीं, एडीए एंजाइम। अच्छा, फिर इस एडीए एंजाइम का काम होता है टी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन करना। ये बच्चों टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है। जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती जाती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम, इससे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनता है। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो अपने अंदर नॉर्मली कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब नॉर्मल काम तो ये होता है। लेकिन इस 4 साल की लड़की के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर, इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया। इस जीन में यहां पर हो गया म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन भी हुआ था एग्जैक्टली डिलीशन। यहां जो म्यूटेशन हुआ था कौन सा वाला, डिलीशन।
मतलब इसके अंदर डिलीशन टाइप की प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, डिलीशन होने की वजह से प्रॉपर एमआरएनए नहीं बना, एंजाइम की कमी। अगर बच्चों ये एंजाइम नहीं बना तो कैसे एंजाइम की कमी रहेगी? अच्छा, एंजाइम नहीं है तो आगे क्या होगा? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन नहीं होगा। क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन पाएगा? यहाँ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स चालू होने लग जाती है। इन्हीं प्रॉब्लम को कंबाइंडली स्किड का नाम दिया जाता है। स्किड का फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बताओ ये स्किड एग्जैक्टली किसकी वजह से होता है? इस एडीए की जीन में म्यूटेशन, म्यूटेशन होने की वजह से ये सब हुआ। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसके अंदर स्किड की प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसके अंदर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है। अब हमें इसे पेशेंट को ठीक करना है। आप एक डॉक्टर है और आप चाहते हैं इसे पेशेंट को ठीक किया जाए, तो ऐसे पेशेंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने 3 सजेशन दिए। मतलब हम इसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 ट्रीटमेंट। यहाँ पे बच्चों इसका 3 ट्रीटमेंट्स है। इन 3 ट्रीटमेंट में से सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है इंजेक्शन ऑफ एडीए एंजाइम। एडीए एंजाइम का क्या लगा दो बच्चों? इंजेक्शन। मुझे बताओ क्या इसमें एडीए एंजाइम की कमी है? तो जिसकी कमी है उसका इंजेक्शन लगा दो, सीधी सी बात है। जिस चीज की कमी उसका इंजेक्शन लगा दो। अब बच्चों बाहर से जब हम एडीए एंजाइम डालते हैं तो ये एंजाइम इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता, ये इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। तो ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ऐसे इंजेक्शन रोज भी लगाना पड़ेगा और इतना इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो इसी में फिर सेकंड ट्रीटमेंट आता है। जब बच्चों कोई डिजीज खतरनाक होती है तो डॉक्टर एक से ज्यादा ऑप्शन लेके चलते हैं। यहाँ पर भी हम एक से ज्यादा ऑप्शन सोच रहे हैं। पहला या तो इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। फिर दूसरा तरीका चलाते हैं और वो है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब बोन मेरो को ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। अच्छा, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी अफेक्टेड पर्सन है, उस अफेक्टेड पर्सन की बोन मेरो को हटा के अच्छी वाली बोन मेरो को हमें ट्रांसफर करना है, मतलब बोन मेरो डोनेट करना है। अब बच्चों बोन मेरो डोनेट करने के लिए सबसे पहले डोनर की जरूरत पड़ती है। हम डोनर बोन मेरो लाए कहां से? तो बोन मेरो को लाने के लिए हमें क्या चाहिए? डोनर। अब बच्चों डोनर मिलता नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका बोन मेरो कुछ दिनों के लिए उधार दे दो, कोई तैयार नहीं होता। तो बोन मेरो तो डोनेट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अच्छा, एक तो तैयार नहीं होता, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मान लीजिए बहुत जगह हमने सर्च किया और सर्च करने के बाद हमें डोनर मिल भी जाता है, तो केवल डोनर मिलने से काम नहीं चलता। उस डोनर के एमएचसी फैक्टर भी मैच करना बहुत जरूरी है। आप लोग बच्चों आगे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां सर बताएंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन से फैक्टर मैच होना चाहिए? एमएचसी फैक्टर। तो यहाँ एमएचसी फैक्टर मैच नहीं होते। अच्छा, मान लो एमएचसी फैक्टर मैच भी हो गए, सब कुछ सक्सेसफुल हो भी गया, हमने इसके अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर भी दिया, तो आप लोगों को आगे ये भी पढ़ाया जाएगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद ऐसे पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है। इनके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। मुझे बताओ क्या इसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है? उसको हम क्या करेंगे? और वीक करेंगे। तो यहाँ पर इस केस में ये इतना अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक बार बोन मेरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाए, मान लीजिए हमने कैसे भी करके ट्रांसप्लांट कर दिया, तब तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत आती है, कॉम्प्लिकेशन बहुत आती है। तो फिर डॉक्टर सोचते हैं कि किसी और तरीके के बारे में भी सोचा जाए, और फिर तीसरा तरीका लिया जाता है और वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। मुझे बताइए सारी गड़बड़ क्या इस जीन की वजह से है? सब कुछ किसकी वजह से हुआ? जीन। क्योंकि यहाँ जीन ही अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या किया जाए? जो बेकार सी जीन है उसको हटा के अच्छी जीन को ट्रांसफर कर दे। अगर हम अच्छी जीन ट्रांसफर कर दे तो क्या पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है? जीन को चेंज करना है, और जीन को चेंज करके इसे थेरेपी करना, इसी का नाम दिया गया जीन थेरेपी। इसी को बच्चों हम डिटेल में यहाँ पढ़ रहे हैं कि जीन थेरेपी कैसे की जाती है। जीन थेरेपी करने के लिए जो भी अफेक्टेड पर्सन है, इस अफेक्टेड पर्सन की सबसे पहले यहां से टी लिम्फोसाइट को बाहर निकालते हैं और इसे बच्चों कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते हैं। यहाँ पे बच्चों इन लिम्फोसाइट को ऐसे ग्रो किया, ये ग्रो किया, ऐसे ग्रो किया गया। ये जो लिम्फोसाइट है क्या पेशेंट की है? अब पेशेंट के लिम्फोसाइट की खास बात ये होती है कि इन लिम्फोसाइट के अंदर एडीए की जीन नॉर्मल है या म्यूटेंट है? कौन सी? हाँ, क्योंकि नॉर्मल होते तो बाहर ही क्यों निकालते? क्या इनके अंदर एडीए की जीन बेकार वाली है? तो अब हमें क्या करना है? अच्छी वाली एडीए की जीन लेनी। अच्छा, किससे लें? किससे लाएं एडीए की जीन? अरे किसी से भी ले लो, सबके अंदर जीन कैसी होती है? सेम। अरे इसमें तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, डीएनए तो ट्रांसफर करना है। तो हमने बच्चों किसी भी अच्छी वाली एडीए की जीन ली, किसी भी पर्सन से ले सकते हैं। और कौन सी सेल से लें?
किसी भी सेल से ले सकते हैं, अरे जानते हो ना, क्योंकि जीन तो हर सेल में है। तो यहाँ पे हमने एडीए की जीन को लिया, और एडीए की जीन को लेने के बाद ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम सीडीएनए बना लें। सीडीएनए बनाने से फायदा है कि वो इंट्रोन की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए, और ज्यादा बढ़िया है। तो सीडीएनए की फॉर्म में अब इस एडीए की जीन को उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, मुझे जीन को होस्ट सेल में पहुंचाना है, तो क्या हमें वेक्टर काम में लेना पड़ेगा? मैंने आपसे पहले भी सिखाया, ज्यादा अच्छा है कि वेक्टर यूज करना चाहिए। क्या बिना वेक्टर के जीन पहुंचा सकते हैं? लेकिन जहां तक हो वेक्टर यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट ज्यादा मिलती है। अब हमें यहां पर वेक्टर लेना है कि हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करें। हाँ, टीआई प्लाज्मिड का यूज नहीं करते क्योंकि वो महंगा आता है। हाँ हाँ, अरे वो प्लांट्स के लिए होता है, महंगे से मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ कौन सा वेक्टर ले? हाँ, ये याद आना चाहिए। यहाँ पर जो वेक्टर काम में लेंगे, क्या वो रिट्रोवायरस लेंगे? और इस रिट्रोवायरस को मैं और अच्छे से बोलूं, डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड बोलते समझ गए? क्या समझे? हार्मफुल पार्ट को काट देना, तो क्या डिसआर्म्ड हो जाएगा? अच्छा, जब हम जीन पहुंचाते, मैंने आपको पहले भी सिखाया, हमारे पास कई सारी होस्ट सेल है। जब हम जीन डालेंगे, क्या हर सेल में जीन चली जाती है? बहुत सारी सेल ऐसी होती है जिनमें जीन का ट्रांसफर नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेट। अरे याद है ना? और जिनमें चली जाती हो, ट्रांसफॉर्मेट। तो हमने यहां पर जब जीन पहुंचाई, मान लीजिए जीन इस सेल के अंदर चली गई और इसके अंदर चली गई, बाकी इन दो में नहीं है, सिखाने के लिए। अब इन दो में चली गई, तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेट हो गई? मतलब ये रिकॉम्बिनेंट भी हो गई। हमें किसका सिलेक्शन करना है? क्या ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे? तो अब हम बच्चों इन दोनों सेल का यहां पर सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसे किया जाए आप बताओ? ऐसा पढ़ा चुके, ऐसी बात नहीं है, बायोटेक की एप्लीकेशन ही तो है, बायोटेक पढ़ चुके, उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे। सिलेक्शन करने के लिए कुछ स्पेशल जीन काम में लेते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। कुछ एग्जांपल याद है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, याद है? और एक को नाम बताया था, लेक जेड। अरे वो कलर वाली याद है? ब्लू कलर वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट, और व्हाइट वाला रिकॉम्बिनेंट, है ना? थोड़ा उल्टा होता था। तो क्या हम यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं? तो बड़े आसानी से हमें पता है कैसे सिलेक्शन करना है। और हमने बच्चों यहाँ पर इन सेल्स का यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन कर दिया, ये सेल यहाँ सिलेक्ट होगी, बाकी इन दो को सिलेक्ट नहीं किया। जो अच्छी वाली थी, इन दो अच्छी सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, बाकी को रहने दिया। अब बच्चों इनके अंदर एडीए जीन नॉर्मल है या म्यूटेंट है? अरे बोलो, क्या हमने नॉर्मल जीन, अच्छी वाली जीन को ट्रांसफर कर दिया? अरे उन्हीं का तो सिलेक्शन करना है। अब बच्चों इनको उठा के हमें पहले इनके नंबर बढ़ाना है। बताओ, नंबर बढ़ाना हो तो पीसीआर, तो क्या है इनका पीसीआर कर दे? पीसीआर से क्या हम सेल के नंबर भी बढ़ा दें? हाँ, कुछ भी बढ़ाना हो तो पीसीआर, है ना? आप लोगों से जैसे कुछ भी पूछा कि इसके नंबर बढ़ाना है, बस हमें तो याद है सर पीसीआर। अरे पीसीआर तब काम में लिया जाता है जब डीएनए की नंबर बढ़ाना हो। पीसीआर डीएनए के नंबर बढ़ाता है, और वो भी सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर बढ़ाता है। हमें यहाँ पे डीएनए के नंबर नहीं बढ़ाना है, हमें तो पूरी सेल के नंबर बढ़ाना है। तो अब हम इसे कल्चर मीडियम पे ही ग्रो कराएंगे। जब बच्चों इसको आप कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते रहोगे, तो इसकी नंबर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ पर इनकी नंबर काफी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये सारी की सारी लिम्फोसाइट की सेल है, इनमें एडीए की जीन नॉर्मल या म्यूटेंट। अब बच्चों ये सारी अच्छी वाली जीन है, तो इनको उठा के यहां से, इनको उठा के अब पेशेंट में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जब पेशेंट में सेल को ट्रांसफर करेंगे, यहां लिम्फोसाइट क्या अच्छी वाली आ गई? अब सोचना, टी लिम्फोसाइट पूरी तरह से मेच्योर है, तो क्या इम्यून सिस्टम वापस स्ट्रांग हो जाएगा और स्किड की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो स्किड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, अच्छी वाली एडीए की जीन को पेशेंट में ट्रांसफर करा दिया। और ये जीन को ट्रांसफर करना, ट्रीटमेंट का नाम जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में कुछ नहीं, जीन को लेते हैं और पेशेंट में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, तरीका मैंने आपको समझा दिया कि हाँ, वेक्टर की मदद से पहले सेल में पहुंचाओ, नंबर बढ़ाओ और सेल में ट्रांसफर करो। ऐसा करने से पेशेंट ठीक तो हो जाता है। ये तरीका अच्छा भी है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लिम्फोसाइट आपने डाली है, एक टाइम के बाद ये भी मर जाती है, क्योंकि इन लिम्फोसाइट का भी अपना एक फिक्स लाइफ टाइम होता है, ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहती है। अगर ये लिम्फोसाइट मान लीजिए मर गई, तो फिर तो वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो समझे, अगर ये लिम्फोसाइट मर गई तो फिर वही प्रॉब्लम चालू होगी। तो हमें फिर थोड़े टाइम बाद यहां से लिम्फोसाइट को निकालेंगे, फिर इसमें ट्रांसफर करेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद फिर निकालेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या ये काम हमें बार बार करना पड़ता है? मतलब ये काम एक बार नहीं होता, ये बार बार करना पड़ता है। यानी जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये भी परमानेंट नहीं है। तो मुझे बताओ, जीन थेरेपी कब परमानेंट हो सकती है?
हाँ, मैंने आप लोग को पहले भी समझाया, एनिमल में जीन ट्रांसफर तभी 100% सक्सेस होता है जब जीन को या तो जाइगोटिक स्टेज या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दिया जाए। अगर इस जीन को उठा के हम जाइगोटिक स्टेज में डाल देते तब तो सक्सेस हो जाता, लेकिन अब जाइगोटिक स्टेज में डाल नहीं सकते क्योंकि बच्चा तो पैदा हो चुका है। अरे बात समझे ना? तो फिर हमारे पास ये जो तीन ऑप्शन है, इन तीन में से हम कह सकते हैं ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन ये भी 100% क्योरेबल तो नहीं है। ठीक है, बेटर है, इनमें ज्यादा बेस्ट है, लेकिन 100% क्योरेबल तो ये भी नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों जीन थेरेपी की जाती है। अच्छा, क्या कुछ सेल को यहाँ कल्चर मीडियम पे मेंटेन करके रखना जरूरी है ताकि थोड़े टाइम बाद फिर इसको ट्रांसफर भी कर सके? अच्छा, इस लिम्फोसाइट को जब हमने यहाँ पे डाला तो इस बार तो हमने एमएचसी फैक्टर मैच ही नहीं किए। क्या ये सेल पेशेंट की ही है तो हमें एमएचसी फैक्टर मैच करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सक्सेस रेट ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि एमएचसी का चक्कर नहीं पड़ता। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में तो फिर भी चक्कर पड़ता है, यहाँ वो दिक्कत नहीं आती। अच्छा, ये पूरा ट्रीटमेंट क्या कहलाता है बच्चों? जीन थेरेपी। इससे बच्चों दो तीन क्वेश्चन बहुत फेमस है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पर पूछा गया है, पहली बार जीन थेरेपी कौन से ईयर में हुई? 90। कौन से एंजाइम के लिए? एडीए। ये एंजाइम का नाम पूछा जाता है। एडीए का फुल फॉर्म एडिनोसिन डीएमाइनेज। एडिनोसिन डीएमाइनेज कहां काम आता है? टी लिम्फोसाइड के मैच्योरेशन। इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? हाँ, स्किड की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और ये कमी क्यों हो जाती है? तो किसको बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो जाता है। कौन सा म्यूटेशन हो जाता है? डिलीशन। और एक और बात ये भी याद रखना, यहां पर जब हमने जीन ट्रांसफर की, वेक्टर कौन सा लिया? रेट्रोवायरस। ये भी एक बार आया था क्वेश्चन में कि टी लिम्फोसाइट में जीन पहुंचाने के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं। समझ गए सब अच्छे से? तो इसमें कुछ बातें लिख दो। जीन थेरेपी, in this technique, in this technique a special desired gene, a special desired gene transfer in patient, a special desired gene is transferred in patient. First successful gene therapy was given in, first successful gene therapy was given in 1990, was given in 1990 to a to a 4-year old girl, to a 4-year old girl having deficiency of, having deficiency of ADA, ADA, having deficiency of ADA. ADA का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, एडिनोसिन डीएमाइनेज। पूरा नाम लिख देना बेटा, ये पूछा जाता है। एडिनोसिन डीएमाइनेज, एडिनोसिन डीएमाइनेज। आगे लिखना, दिस डेफिशिएंसी इज ड्यू टू, this deficiency is due to mutation, due to mutation, mutation में ब्रैकेट में ना डिलीशन होता है इसमें, mutation deletion of gene of ADA, due to mutation of gene of ADA। क्लियर? उसके बाद ये लिखना एडीए के जीन क्या करती है, उसके फंक्शन क्या है, तो पहले ये लिख लेना, फिर उसके बाद 3 ट्रीटमेंट्स लिखना, और ये बाद में जीन
ओके कंप्लीट। ध्यान दीजिए बच्चों, अगला पार्ट आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से मतलब होता है कि डिजीज को पता लगाना कि डिजीज है या नहीं है। जब बच्चों हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जनरली कुछ टेस्ट लिख देता है। आप लोगों ने देखा होगा कॉमनली या तो ब्लड टेस्ट करने के लिए बोल देता है, या यूरिन टेस्ट बोल देता है, या सीरम टेस्ट बोल देता है। ये टेस्ट जनरली अपनों से करवाई जाती है। जब ये टेस्ट की जाती है फिर उसमें जो भी रिजल्ट आता है डॉक्टर के हिसाब से में डॉक्टर हमें फिर प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। अब बच्चों ये जो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट है, इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट तभी देता है जब हमारे अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में बैक्टीरिया जस्ट आया है और आप ब्लड टेस्ट कराओगे आपको पता नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में जस्ट पता नहीं चलता है। हाँ, जब उसकी नंबर थोड़ी बढ़ जाती है तब आप ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हो। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितना जल्दी पता कर लोगे उतना बेस्ट है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि कैंसर के केस में जितना अर्ली पता चल जाए पेशेंट को बचाना उतना ही अच्छा माना जाता है। बताइए, अर्ली पता चल जाए क्या ठीक आसानी से हो जाएंगे, और जितना लेट होते जाएंगे पेशेंट को बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब ये अर्ली डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट से पॉसिबल नहीं होता। अर्ली डायग्नोसिस मतलब जस्ट बैक्टीरिया या वायरस का इंफेक्शन हुआ है और उसी टाइम पता करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हम बायोटेक की टेक्निक्स काम में लें। बायोटेक की यहाँ पर 3 टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे इसमें एक होता है पीसीआर, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोब, और एक और होता है अलाइसा। इन 3 टेक्निक की मदद से हम यहाँ पर किसी भी डिजीज को आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो डिजीज को डायग्नोस करने के 3 तरीके। ये जो तरीके मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ज्यादातर बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं, और इस साल बच्चों नीट में यहीं से 2 क्वेश्चन आए। हाँ, ये जो पार्ट है इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बच्चे इसको ढंग से नहीं पढ़ता। अब समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली होता क्या है। पीसीआर, पीसीआर की प्रोसेस तो आप लोग सभी जानते हैं, 3 स्टेप होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। एक तरह से मैं आपको पीसीआर का एप्लीकेशन समझा रहा हूं कि पीसीआर कहां यूज किया जा सकता है। पीसीआर की मदद से हम डिजीज का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए सिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मान लीजिए सेल है। अब इन सेल में हमें चेक करना है कि ये एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें एचआईवी पॉजिटिव नेगेटिव का केस चेक करना है। सिखाने के लिए मान लीजिए ये सेल का मेन डीएनए जो होता है ये वही है, और मेन डीएनए के अलावा ये अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो इसमें ये वायरस का डीएनए जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये बच्चों यहाँ पर वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए। अच्छा, एचआईवी वायरस में मेन जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं आरएनए होता है, लेकिन वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए में चेंज हो जाता है। जानते हो इतना? हाँ बताओ, आरएनए किस में चेंज हो जाता है? डीएनए में। अब बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले इस सेल में से डीएनए को बाहर निकाला। अच्छा, जब डीएनए बाहर निकालेंगे तो मुझे बताओ क्या वायरस का डीएनए बाहर आया? अरे बिल्कुल आएगा। क्या इसमें सेल का मेन डीएनए वो भी बाहर आ गया? तो सबसे पहले जितना भी डीएनए होता है उसको हम बाहर निकालें। अच्छा, डीएनए बाहर निकालने के बाद अब पीसीआर के तीनों स्टेप फॉलो करते हैं। बताओ, पहली स्टेप बोलो, डीनेचुरेशन कितने डिग्री पर? 94। डीनेचुरेशन में क्या दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाती है? कौन से बॉन्ड टूट जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगली स्टेप बोलो, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या करते हैं? प्राइमर को जोड़ते हैं। क्या आप लोग प्राइमर जानते हो? अच्छा, ये जो प्राइमर होते हैं इन प्राइमर को जोड़ा जाता है, लेकिन ये प्राइमर खास बात ये है कि ये वायरस स्पेसिफिक लेते हैं। हमने यहाँ जो प्राइमर लिया वो कौन सा बच्चों? वायरस स्प्रे। ऐसे बच्चों एचआईवी स्पेसिफिक प्राइमर आज के टाइम पर डिजाइन कर लिए, तो वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को डालेंगे। जैसे हमने इसके अंदर प्राइमर को यहाँ मिलाया, अच्छे से बताना, वायरस का डीएनए क्या उसके साथ जुड़ेगा?
लेकिन इस अपने मेन डीएनए के साथ ये नहीं जुड़ा। क्यों? क्योंकि ये प्राइमर कौन से, वायरस स्पेसिफिक, तो ये वायरस के साथ जुड़ेंगे, हमारे डीएनए से नहीं जुड़ेगा। अब चाहिए तो होगी दूसरी स्टेप, तीसरी बोलो, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या, लॉन्ग चेन बनेगी? अब जवाब देना अच्छे से, क्या ये एक्सटेंशन यहां हो सकता है? अरे बोलो, क्या यहां हो जाएगा? अच्छा यहां होगा, यहां क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो प्राइमर ही नहीं जुड़ा, तो एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। तो क्या वायरस का डीएनए एम्पलीफाई हुआ? शुरुआत में कितना डीएनए था? एक, मतलब बहुत कम क्वांटिटी, क्या हमने उसकी नंबर बढ़ा के 2 कर दी? अच्छा ये पीसीआर हम कई बार रिपीट करेंगे, याद करिए 30 टाइम्स रिपीट कर दो, 1 बिलियन। तो क्या यहाँ डीएनए बहुत एम्पलीफाई हो जाएगा? लेकिन किसका? वायरस का। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर बच्चों आप लोगों को डीएनए एम्पलीफिकेशन होता हुआ दिख जाए, अगर डीएनए का एम्पलीफिकेशन होता हुआ दिख जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर श्योर है कि वायरस प्रेजेंट है। हमने वायरस स्पेसिफिक प्राइमर डाला, पीसीआर किया, अगर एम्पलीफिकेशन हो गया तो समझ जाना कि वायरस प्रेजेंट। अब बच्चों हमने अगला केस लिया, इस बार मैंने लिया एचआईवी नेगेटिव का। अच्छा इसमें सबसे पहले सेल में से डीएनए को बाहर निकाला, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड कलेक्ट किया। बताओ स्टेप का नाम, डीनेचुरेशन। अब बताओ अगली स्टेप, हाँ एनिलिंग। एनिलिंग में हमने यहाँ पर कौन सा यूज किया है, वायरस स्पेसिफिक प्राइमर। जब बच्चों हमने वायरस स्पेसिफिक प्राइमर को यहां डाला, अच्छे से बताना यहां प्राइमर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बताओ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं हुआ, एम्पलीफिकेशन, तो हम कह सकते हैं यहां पर नो एम्पलीफिकेशन एट ऑल। यहां बच्चों एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वायरस ही नहीं है। तो इसका मतलब हम श्योर कह सकते हैं, क्या वायरस अब्सेंट है? तो वायरस प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसका पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली? पीसीआर। तो पीसीआर से हम वायरस का पता लगा सकते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव का केस है या एचआईवी नेगेटिव का केस है, ऐसे पता लगा सकते हैं। अच्छा इसी पीसीआर की मदद से हम कैंसर को भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो कुछ सेल में जिसमें कैंसर सेल है, उन सेल में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उनको पता भी हम लोग पीसीआर से लगा सकते हैं। इसी पीसीआर का आज के टाइम पे बड़ा यूज हो रहा है, आप लोगों ने सबने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिया भी होगा। हाँ बहुत जगह यूज होता है आरटी पीसीआर, किसको पता करने? कोरोना वायरस। अरे कोरोना के लिए तो पता कर। अच्छा कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए, अब उस आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पीसीआर, नाम बोल दो, आरटीपीसीआर। अरे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना लेते हैं और उसके बाद पीसीआर कराते हैं, तो आरटीपीसीआर हो जाता है। अगर वहां पर भी सेम कहानी, अगर एम्पलीफाई हो गया तो कोरोना पॉजिटिव है, और एम्पलीफाई नहीं हुआ तो कोरोना नेगेटिव है। अच्छा उसमें जो प्राइमर डालेंगे कौन से वाले, वायरस, कौन से वायरस, कोरोना वायरस स्पेसिफिक डाले जाते हैं। अरे बात समझे ना, उस तरह के प्राइमर डिजाइन कर लिए जाते हैं और उसी तरह के प्राइमर वहां डालने, सारा किलिंग प्राइमर का होता है। जिस तरह के प्राइमर डालोगे वही एम्पलीफाई होगा। बात समझे? तो क्या पीसीआर से हम डिजीज का पता लगा सकते हैं? आपके एनसीईआरटी में 2 डिजीज के नाम लिखे, तो कम से कम वो 2 तो याद रखो, एक तो है एचआईवी और दूसरा लिखा है कैंसर। तो एचआईवी और कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सी टेक्निक काम लेते हैं, पीसीआर। लेकिन इस पीसीआर का एक यूज और हम लोग कभी जनरल नॉलेज में से पूछ भी ले, कहां यूज किया गया था, तो आरटीपीसीआर कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने में यूज किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, इसको मैं लिखा दूंगा, अभी सुन लो, पहले समझ लो। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोब, प्रोब की मदद से भी हम पहचाने। अच्छा प्रोब की मदद से कैसे पहचानते? पहले तो प्रोब होता क्या है ये क्लियर होना चाहिए। प्रोब मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा चुका, एक बार फिर बता रहा हूं, शॉर्ट सिंगल स्टैंड डीएनए या आरएनए। क्या ये आरएनए हो सकता है? यस, याद रखना प्रोब दोनों हो सकता है। अच्छा प्रोब की एक और बड़ी खासियत होती है कि प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये बच्चों रेडियो एक्टिव होते हैं, और एक और खास बात ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू वीएनटीआर। लेकिन मैंने यहां पे लिया कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब हमने बना दिया। अच्छा ये प्रोब अलग अलग तरह से बना सकते हैं। ये जो प्रोब होते हैं एक बार फिर से बताना, क्या ये शॉर्ट होते हैं, सिंगल स्टैंड है, रेडियो एक्टिव है? अच्छा प्राइमर की बात करना, क्या प्राइमर भी रेडियो एक्टिव होते हैं? नहीं। और प्राइमर कहां यूज होते हैं, पीसीआर। और प्रोब कहां यूज होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अरे बात समझे ना टे, ये प्राइमर और प्रोब में डिफरेंस आना चाहिए। दोनों में से कौन रेडियो एक्टिव है, प्रोब। कौन रेडियो एक्टिव है, प्रोब। और पीसीआर में क्या लेते हैं, प्राइमर। ये मिक्स मत करना बच्चे, यहाँ प्राइमर प्रोब सब एक ही मान लेते हैं, सब मोमाया है। हाँ लेकिन इनमें बिल्कुल ढंग से डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ये प्राइमर ये प्रोब है। अब बच्चों हुआ क्या, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक
नॉर्मल जीन ली, यहां पर एक जीन को मैंने लिया है और ये जीन सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि ये एक नॉर्मल जीन है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हमने ये प्रोब बना रखा है। अच्छा, ये बच्चों प्रोब है। सबसे पहले बताना ये प्रोब किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? बोलो बोलो बोलो। नॉर्मल जीन। ये सिंगल स्टैंड होते हैं, डबल स्टैंड? अब यहां पर हम वो सारी स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझा था। याद करिए, सबसे पहले क्या हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं? अच्छा, जब डीएनए आइसोलेट हो जाता है तो उसको आरी से काटते हैं। आरी से काटने के बाद हम उनको सेपरेट करते हैं। कौन सी टेक्निक? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर भी सबसे पहले यही किया गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या करते थे? वो सारी स्टेप याद रखना बेटे, सीक्वेंस वाइज। मैंने उस टाइम भी कहा था सीक्वेंस पूछी जाती है। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीनेचुरेशन, वेरी गुड। उसके बाद आता है डीनेचुरेशन, उसके बाद सदर्न ब्लोटिंग। अच्छा, जब सदर्न ब्लोटिंग करते हैं डीएनए कहां आ जाता है? ब्लोटिंग का मतलब बताओ, डीएनए का जेल से नाइलॉन मेम्ब्रेन पे आना, क्या ब्लोटिंग हो जाता है? अच्छा, ब्लोटिंग के बाद किस स्टेप बोलो? क्या हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है? हाँ, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन दिया, लेकिन पहले ये सब भी फॉलो होता है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किसके ऊपर होता है? जेल के ऊपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन? ये बच्चों नाइलॉन मेम्ब्रेन है। इस नाइलॉन मेम्ब्रेन पे मुझे बताओ डीएनए सिंगल या डबल? हाँ, क्योंकि हमने क्या करा दिया, डीनेचुरेशन है। क्या सिंगल स्टैंड हो चुका है? अब बताइए, इसके ऊपर हमने ये जो प्रोब था, इस प्रोब को उठा के यहां डाल दिया। जैसे हमने प्रोब को डाला, ध्यान से बताना, क्या ये सिंगल स्टैंड है? क्या ये रेडियोएक्टिव है? किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? बताओ, ये जीन कैसी है? नॉर्मल। तो ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? अच्छा, ये यहां जुड़ गया। जैसे यहां जुड़ा, बताओ इससे क्या निकलेगी? क्यों रेडिएशन निकलेगी? रेडियोएक्टिव है। अच्छा, इससे जो रेडिएशन निकल रही है, क्या आपको दिखाई दे रही है? फिर कैसे देखें? हाँ, तो इसके बाद फिर हम अगली स्टेप फॉलो करते हैं। नाम आना चाहिए सबको। अगली स्टेप का नाम ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। अच्छा, जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी में किसका यूज करते हैं? एक्सरे फिल्म, या इसे बच्चों कई जगह फोटोग्राफिक फिल्म भी लिखते हैं। एक्सरे फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म भी बोल देते हैं। अच्छा, एक्सरे का ओरिजिनल कलर, मैंने एक बार आप लोग को एक्सरे फिल्म दिखाई भी थी। यहां पे बच्चों मुझे बताइए, हाइब्रिडाइजेशन किया तो हमने यहाँ पे प्रोब डाला। अच्छा, प्रोब से क्या निकली? रेडिएशन। रेडिएशन को पता करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म का ओरिजिनल कलर, ओरिजिनली तो ब्लैक होती है, लेकिन जब इससे रेडिएशन आएगी तो जैसी रेडिएशन इसके ऊपर एक्सपोज होगी, ये पूरा ब्लैक है। लेकिन जहां से रेडिएशन आएगी वहां, दिखाया था मैंने एक बार व्हाइट करके, ऐसा है ना? तो इसमें क्या यहाँ पर व्हाइट कलर आ जाएगा? यस, यहाँ पे कौन सा कलर आ जाएगा बच्चों? व्हाइट। अगर बच्चों यहाँ व्हाइट कलर आ गया, जैसे व्हाइट कलर दिखा, अब समझ जाएंगे व्हाइट आ चुका है, इसका मतलब जीन नॉर्मल है या म्यूटेंट? हाँ, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जीन ही यहाँ जुड़ी थी। प्रोब नॉर्मल जीन के साथ जुड़ा था तो वो यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए मैंने सिखाने के लिए इस बार थोड़ा सा चेंज किया, और इस बार मैंने जीन को ले लिया, और ये जीन यहाँ पर ले ली इस बार म्यूटेंट जीन। अच्छा, म्यूटेंट जीन में म्यूटेशन कई तरह का हो सकता है। इस बार कौन सी जीन ले ली? म्यूटेंट। और इसमें भी सारी की सारी वही स्टेप फॉलो की। सबसे पहले बताते जाओ, एक एक स्टेप का नाम बोलते जाना। पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर डीनेचुरेशन, फिर ब्लॉटिंग, फिर हाइब्रिडाइजेशन कहां होगा? नाइलॉन मेम्ब्रेन। ये बच्चों नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। अब यहां पर बताना जीन नॉर्मल या म्यूटेंट, अच्छे से जो बताना। प्रोब जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये तो नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, प्रोब जुड़ा ही नहीं तो रेडिएशन। अब हमने अगली स्टेप की, नाम बोलो। ऑटो रेडियोग्राफी में किसका यूज करते हैं? एक्सरे फिल्म। ओरिजिनल कलर ब्लैक। इस बार यहां पर व्हाइट आएगा तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ भी अपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब म्यूटेंट जीन है। अरे कुछ समझे? बताओ, नॉर्मल जीन है, क्या एक्सरे फिल्म पे दिखाई देगी? लेकिन म्यूटेंट जीन है, एक्सरे फिल्म पे दिखाई नहीं देगी। इस साल नीट में यही पूछा था। इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कौन सी वाली फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होती है, नॉर्मल जीन या म्यूटेंट जीन?
और नॉर्मल जीन क्यों अपीयर हो जाती है? क्योंकि हम जो प्रोब लेते हैं ये किसका है? नॉर्मल जीन का, और नॉर्मल जीन तो रेडिएशन आती है तो यहाँ अपीयर हो जाती है, लेकिन म्यूटेंट जीन के साथ प्रोब नहीं जुड़ पाती तो यहाँ पर ये शो नहीं हो पाता। अरे कुछ समझे बेटे? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन किस्मत ये थी कि ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था, तो सेक्शन बी में आने की वजह से कई बच्चों ने इसको पढ़ाई नहीं। हाँ, अगर बच्चों ये सेक्शन ए में आता तो फिर भी आप लोग को याद आता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था, लेकिन सेक्शन बी में आने की वजह से ध्यान में नहीं रहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन हमने किसकी मदद से किया है? प्रोब। अब ये प्रोब और प्राइमर में फिर पूछूंगा क्या डिफरेंस है पीसीआर में प्राइमर और हाइब्रिडाइजेशन में प्रोब? कौन रेडियो एक्टिव? प्रोब रेडियो एक्टिव होते हैं। अगला तरीका आता है और उसका नाम है अलाइसा। अलाइसा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। अलाइसा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये बच्चों एंटीजन एंटीबॉडी पे होती है। अलाइसा कैसे की जाती है इसके बारे में बच्चों आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, बस उन्होंने इतना लिखा है एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन होती है। कैसे करते हैं वाकई में ये अपने समझने के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको समझाने में भी काफी टाइम लग जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। उसमें हम एल्केनाइन फॉस्फेटेज एंजाइम डालते हैं, फिर सबस्ट्रेट डालते हैं, एंजाइम से भी प्रोडक्ट बनता है, कलर बनता है। प्रोसेस तो समझाई जा सकती है, लेकिन अपनी जरूरत नहीं है। पहले ये अलाइसा टेक्निक आपको डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ाते हुए, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों डिजीज में भी ये नहीं पढ़ाते क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता इससे। आप लोग तो बस इतना ध्यान रखना, आज के टाइम पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की 3 टेक्निक है। कौन कौन सी? पीसीआर, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोब और अलाइसा, ये 3 है। तो इन तीनों के आप लोग नाम याद रखना, ये भी पूछा गया था इस बार, तो ये तीनों के नाम भी याद रखना कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किसका यूज किया जाता है। कुछ बात इसमें लिख लो फटाफट। ये पैराग्राफ क्या बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है ढंग से, लेकिन अपने को आना चाहिए। लिखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, लिखिए यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ using conventional method of diagnosis, using conventional method of diagnosis like blood test, like blood test, comma, serum test and urine test, and urine test, urine test, early diagnosis is not possible. Early diagnosis is not possible. Some of the technique of biotech, some of the technique of biotech, some of the technique of biotech solve the purpose of solve the purpose of early diagnosis, solve the purpose of early diagnosis। उसमें पहला पीसीआर। पीसीआर में वैसे 2-3 लाइन लिखी, एक लाइन लिखो आपको इसमें। पीसीआर इज नाउ routinely, PCR is now routinely used to, PCR is now routinely मतलब रूटीन यूज में किया जा रहा है उसको, routinely used to detect HIV, to detect HIV and cancer, HIV and cancer। इसको बनाने की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है ना। अगला लिखो सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग recombinant probe। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग recombinant probe। अच्छा, पहले प्रोब क्या होता है लिखना। प्रोब शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए,
short single strand DNA or RNA have radioactivity and it is complementary of normal gene, and it is complementary of normal gene. Next one. Probe binds to normal gene and it detected by autoradiography and it appear on photographic film. ये फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है? एक्सरे फिल्म ना, एक्सरे फिल्म को फोटोग्राफिक फिल्म. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइम ना. The probe will not have complementary with mutant gene, hence it will not appear on the photographic film. ये ध्यान रखना बेटे, फोटोग्राफिक फिल्म पे कौन अपीयर होता है? नॉर्मल जीन. और कौन अपीयर नहीं होता? म्यूटेंट जीन. बनाने की जरूरत है क्या? थर्ड, एलाइसा. based on antigen antibody reaction. ये वाला तो फिर भी एक जगह के बना लो बेटे, बार बार पूछते क्या बच्चे इसमें, किसी आप तो समझ आ जाता है. नॉर्मल जीन ये सब कुछ मत देखना, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ये बना लो, ऑटो रेडियोग्राफी करके व्हाइट बना लो. बस एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लो समझने के लिए कि हाँ वो लाइन हमें एनसीईआरटी की क्लियर हो जाए.
अगला टॉपिक हम समझते हैं और वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल, ऐसे एनिमल जिनके अंदर जीन डाल दी जाए, एनिमल का नाम बन जाएगा ट्रांसजेनिक। मान लीजिए बच्चों ये एक नॉर्मल एनिमल है, इस नॉर्मल एनिमल के अंदर जीन डाल दी गई, तो जीन डालने की वजह से अब जो एनिमल तैयार होगा इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अच्छा, ये ट्रांसजेनिक एनिमल काफी सारे बनाए गए। इस ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे ज्यादा होते हैं माइस, इसके अलावा यहाँ पे होते हैं जैसे काऊ, पिग, फिश, शीप, ऐसे काफी सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए, इनमें से सबसे ज्यादा अत्याचार माइस पर किया गया है। और माइस की वैरायटी याद रखना 95%। तो बताओ माइस कितना परसेंट है? 95। 95% तक माइस को डेवलप किया गया। क्लियर? तो ये डेटा याद रखना बेटे। एक बार क्वेश्चन आया था कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे ज्यादा बनाए गए? माइस। हमने पहले बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़े थे। ट्रांसजेनिक प्लांट के मैंने आपको कई एप्लीकेशन बताए, जैसे हमने गोल्डन राइस से विटामिन ए को इंड्यूस करवाया था, हेरोडिन का फॉर्मेशन किया था, बीटी कॉटन बनाए, निमेटोड वाले प्लांट बनाए। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट के कई एप्लीकेशन पढ़े। आज हम समझेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या एप्लीकेशन। इन ट्रांसजेनिक एनिमल के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसके जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आप बस मॉड्यूल में से पढ़ लीजिएगा या एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, सेम वही समझा रहा हूँ मैं, अलग कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो इसको लिखाएंगे नहीं, इसके बाद डायरेक्ट आप उससे पढ़ते रहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल का सबसे फर्स्ट यूज आता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी जीन की क्या फिजियोलॉजी होती है, बॉडी में कैसे डेवलपमेंट करती है, उसके बारे में हमें पता करना है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक जीन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन हमारी बॉडी में कैसे डेवलपमेंट करती है हमें उसका पता करना है। तो उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, इस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन को लेंगे और इसको उठा के माइस में डालेंगे। अच्छा, जब माइस में जीन को डालेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जीन डालेंगे, बताओ जीन से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम, फिर एंजाइम का काम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना, फिर ये जो प्रोडक्ट बनेंगे कई सारी स्टेप में मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं? ग्रोथ। तो जीन ग्रोथ कैसे करती है, वो कैसे डेवलपमेंट कराती है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, इन सब चीजों को आपको सीखना है। तो ये आप ह्यूमन में स्टडी नहीं कर सकते। बताओ इसकी स्टडी कहां करेंगे? माइस के अंदर। माइस बच्चों कुछ बोलता नहीं है, तो उसके अंदर हम जीन डाल देते हैं और बड़े आसानी से स्टडी कर लेते हैं। तो जीन की फिजियोलॉजी, उसका डेवलपमेंट का स्टडी करना है तो माइस सबसे बेस्ट है। इसी तरह से माइस की हेल्प से हम लोग स्टडी ऑफ डिजीज भी कर सकते हैं। डिजीज की स्टडी करने में भी इनका यूज किया जाता है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिनके लिए हमें ट्रांसजेनिक माइस की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ऑन्कोजीन है, ऑन्को मतलब कैंसर कॉजिंग, हमारे पास एक कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन है। अब इस ऑन्कोजीन की स्टडी करना है कि ये ऑन्कोजीन एग्जैक्टली कैंसर कैसे कराती है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑन्कोजीन को लेंगे और इसको उठा के क्या ह्यूमन में ट्रांसफर कर दें? कोई भी ह्यूमन अपने अंदर कैंसर नहीं करने देगा। जैसे उससे कहोगे कि बॉडी थोड़े दिन के लिए उधार दे दो, कैंसर कराना है, चाटा मार के भाग जाएगा, है ना, कि कैंसर कराने आए। अच्छा, ये ऑन्कोजीन की स्टडी क्या हम माइस में कर सकते हैं? बिल्कुल, माइस कुछ नहीं बोलता तो जीन डाल दो, और इसके अंदर जीन डालने के बाद फिर इससे कौन सा आरएनए बना, कौन सा प्रोटीन बना, फिर इसने कैसे सेल को डिवाइड किया, सारी प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगी। यानी ये जीन एग्जैक्टली डिजीज कैसे कर रही है उसको स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक माइस बेस्ट है। ट्रांसजेनिक माइस से आपके एनसीईआरटी में 4 डिजीज के बारे में बता रखा है कि ट्रांसजेनिक माइस 4 डिजीज को स्टडी करने में काम में लिए गए हैं। इनमें से पहला तो कैंसर, दूसरा एल्जाइमर डिजीज, तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एक और अर्थराइटिस। तो आपके एनसीईआरटी में 4 नाम लिखे हैं, तो 4 नाम ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले ट्रांसजेनिक माइस कौन सी डिजीज को स्टडी करने में काम में लिए गए, तो 4 एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अर्थराइटिस और एल्जाइमर। तो इन 4 डिजीज को पता करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप किया गया है। वैसे और भी होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में 4 नाम, तो अपने लिए भी 4 नाम। अगले नंबर पे आता है और वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट,
कई सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। ये बच्चों एक नॉर्मल शीप है। इस नॉर्मल शीप के अंदर जब जीन को डाला गया तो ये बन गई ट्रांसजेनिक शीप। और इस ट्रांसजेनिक शीप की खासियत ये थी कि इस ट्रांसजेनिक शीप से अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन को आइसोलेट किया जाता है। इससे बच्चों अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन को बाहर निकाला जाता है। और ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का सबसे मेन यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा नाम सुना है? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन यूज करते हैं? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन नॉर्मल शीप से मिलता है? फिर इससे क्यों मिलता है? जीन डाली। अच्छा, ये जीन डालने से इस शीप को बहुत फायदा हुआ, तो फिर किसे फायदा? मैंने आपको पहले समझा रखा है, बायोटेक अपने फायदे के लिए ज्यादा होते हैं। तो इससे कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए गए। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो हमारे फायदे के लिए है। तो क्वेश्चन आता है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन कहां डेवलप हुआ? शीप के अंदर। एनसीईआरटी में बस ये शीप का नाम नहीं लिखा है, उन्होंने कहा है कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। लेकिन याद रखना, किससे ऑब्टेन किया गया था? शीप से। हाँ, आपके एनसीईआरटी में एक नाम और बड़ा अच्छा लिखा है। मान लीजिए नॉर्मल काऊ है, इसके अंदर जीन को डाल दिया गया, तो इससे ट्रांसजेनिक काऊ बनी, जिसका नाम सभी जानते भी होंगे, रोजी। पहली ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी? इसे 1997 में डेवलप किया गया था। इस काऊ की खासियत ये थी कि इस काऊ के मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। और इसके मिल्क में इसकी क्वांटिटी होती है 2.4 ग्राम पर लीटर। ये डेटा भी याद रखना। ट्रांसजेनिक काऊ के मिल्क के अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, ये ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन क्या नॉर्मल काऊ में मिलता है? फिर इसमें क्यों मिलता है? जीन डाल। अच्छा, इससे इस काऊ को फायदा हुआ क्या? हमारे फायदे के लिए। बात आती है कहां फायदा करता है? तो ये मिल्क छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए ये अच्छा एक बेनिफिशियल मिल्क होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेंगे, ट्रांसजेनिक काऊ रोजी के अंदर ह्यूमन अल्फा लेक्ट ग्लोब्यूलिन का फॉर्मेशन किया गया। ग्लोब्यूलिन क्या? एल्बुमिन। तो कई बार वो एल्बुमिन को हटा के चुपके से ग्लोब्यूलिन लिख देते और फिर अपनों से गलती कराते। तो बिल्कुल ढंग से याद रखना। एक बार फिर पूछूंगा मैं, शीप में क्या बनाया? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। और काऊ में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। क्वांटिटी कितनी? 2.4 ग्राम पर लीटर। और ये कहां से मिलता था? उसके मिल्क से। तो इसके मिल्क से बच्चों इसको ऑब्टेन किया जाता था। अच्छा, एक बार नीट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो का नाम रोजी था। बफेलो का नहीं, काऊ का नाम। हाँ, तो उन्होंने ऐसे काऊ कोटा के चुपके से बफेलो लिख दिया था। इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का अगला बड़ा फायदा है, और वो है फॉर वैक्सीन सेफ्टी। और अगला आता है केमिकल टेस्ट। वैक्सीन की सेफ्टी का पता लगाने के लिए और केमिकल की टेस्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये सब कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। दोनों बातें एक ही है, वैक्सीन सेफ्टी पढ़े या केमिकल सेफ्टी टेस्ट पढ़े, एक ही बात है। वैक्सीन सेफ्टी समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया पोलियो वैक्सीन का। अच्छा, किसी कंपनी ने मान लीजिए पोलियो वैक्सीन बनाई। पोलियो वैक्सीन बनाने के बाद उसे बिना टेस्ट किए क्या डायरेक्ट पेशेंट में चढ़ा दे? क्या टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है? मैंने आपको पहले भी समझाया, बायोटेक की कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो ऐसा नहीं कि उसको बिना टेस्ट के डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च करें। क्या उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वालिटी से ही उस कंपनी की सक्सेस है। तो क्वालिटी तो जांचना पड़ेगी। सिखाने के लिए मान लीजिए ये जो वैक्सीन बनी है बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें 1 पिकोग्राम टॉक्सिन है। इसके अंदर 1 पिकोग्राम टॉक्सिन है। अच्छा, 1 पिकोग्राम टॉक्सिन मतलब एक तरह से नेग्लिजिबली, पिकोग्राम में और वो भी 1 है तो बहुत नेग्लिजिबली मान लीजिए, लेकिन है तो सही। हम तो चाहते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ रहे। अब हमें चेक करना है कि ये सेफ है या नहीं। तो हमारे पास दो तरह के माइस है, एक तो है बच्चों नॉर्मल माइस और एक है ट्रांसजेनिक माइस। और हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। तो हमने क्या किया, इस टॉक्सिन को एक बार माइस नॉर्मल माइस में डाला और एक बार ट्रांसजेनिक में डाला और चेक करते कौन बेटर रिजल्ट देता है। अच्छा, नॉर्मल माइस के अंदर सबसे पहले देखें क्या इस माइस का अपना खुद का इम्यून सिस्टम काम करता है। बिल्कुल, चूहे में भी अपना खुद का इम्यून सिस्टम है। अगर इसका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है नॉर्मल माइस से, तो इम्यून सिस्टम काम करेगा।
इम्यून सिस्टम काम करने की वजह से हुआ क्या, ये थोड़े बहुत टॉक्सिन को सहन कर गया। हम सबकी बॉडी भी थोड़े बहुत टॉक्सिन को तो सहन कर जाती है। अपनी बॉडी में भी कई बार टॉक्सिन आते रहते होंगे, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस कर देता है। तो थोड़े बहुत टॉक्सिन को तो इसकी बॉडी ने सप्रेस कर दिया, मतलब सहन कर गई। अच्छा, अगर इसकी बॉडी ने सहन कर लिया तो मुझे बताइए क्या सिम्टम दिखाई देंगे? अच्छा, आपको कोई भी सिम्टम नजर नहीं आए, जैसा पहले था माइस वैसा का वैसी बात मेरा, कोई सिम्टम नहीं दिखा, तो आपको तो लगेगा वैक्सीन 100% सेफ है। आपको तो लगा कि वैक्सीन सेफ है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये 100% सेफ थी? लेकिन आप यहां चेक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम काम कर रहा था, थोड़े बहुत टॉक्सिन को तो सहन कर गया। लेकिन ये जो ट्रांसजेनिक माइस बनाए जाते, ये इस तरह से क्रिएट किए गए कि इनका इम्यून सिस्टम एकदम नॉकआउट कर देते। नॉकआउट का मतलब इम्यून सिस्टम एकदम डाउन कर देते, इम्यून सिस्टम एकदम सप्रेस कर देते। अब जैसे थोड़ा सा भी टॉक्सिन होगा, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो क्या ये कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाई देगा? और जैसे हल्के से भी सिम्टम दिखाई दिए, हम कह सकते हैं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ नहीं है। अच्छा, ये सेफ है या नहीं है, इसका पता नॉर्मल माइस में बेस्ट है या ट्रांसजेनिक? नॉर्मल माइस में बेस्ट क्यों नहीं है? उसका इम्यून सिस्टम काम करता रहता है, तो थोड़े टॉक्सिन को तो वो सहन कर गया, कुछ भी सिम्टम नहीं दिए। तो ट्रांसजेनिक माइस की मदद से हम ऐसे बच्चों टॉक्सिन का पता लगा सकते हैं। पुराने जमाने में इन पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए मंकी का यूज किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों काफी सारे ट्रांसजेनिक माइस बना लिए गए हैं जिनके ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए कौन सबसे बेस्ट होते हैं? ट्रांसजेनिक माइस। तो ट्रांसजेनिक माइस से हम इनकी वैक्सीन की सेफ्टी का पता लगा सकते हैं। मैंने बच्चों आप लोगों को यहाँ पर टोटल 5 एप्लीकेशन बताए, इन 5 में कम से कम हेडिंग तो याद होनी चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल का पहला यूज क्या बताया? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा, स्टडी ऑफ डिजीज। तीसरा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चौथा, वैक्सीन सेफ्टी। और पांचवा, केमिकल सेफ्टी या केमिकल टेस्ट। अच्छा, ये 5 हेडिंग तो सबको याद रखनी है। और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में ये 2 नाम भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां यूज होता है? एम्फाइसीमा। और कहां बनाया गया था? शीप के अंदर। अल्फा लेक्टेल्बुमिन कहां बनाया गया? रोजी के अंदर। और यूज क्या है? छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बेनिफिशियरी मिल्क होता है। तो कहां कौन सा यूज होता है ये सब याद रखिएगा, एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही याद कर लो, इंपॉर्टेंट है हमारे। तीन टर्म और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एथिकल इश्यू, बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। एथिकल इश्यू, एथिकल इश्यू का मतलब होता है कि हम बायोटेक को इस तरह से परफॉर्म करें कि किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से आपको हमेशा बायोटेक में लाइन बोलते रहा हूं, बायोटेक एक तरह की सेल्फिश ब्रांच है। क्या इसमें ह्यूमन अपने फायदे के लिए ज्यादा सोचता है? कई बार ह्यूमन अपने फायदे के बारे में सोचते सोचते दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान कर बैठता है। तो बायोटेक में ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना है। मतलब हमें बायोटेक पूरी तरह से कैसी रखनी है? एथिकल, मतलब दूसरों को नुकसान नहीं करना है, हार्म नहीं करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की, रिसर्च करते टाइम उन्होंने कोई जीन काऊ के अंदर डाली और इससे बच्चों काऊ की डेथ हो गई। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बढ़िया काम कर दिया? नहीं। तो कई बार ये इससे गलत काम भी हो जाते हैं, जिसमें न चाहते हुए भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि आप बायोटेक को इस तरह से परफॉर्म करो कि दूसरे को हार्म ना हो, किसी को नुकसान ना हो। इंडिया के अंदर इसी बायोटेक को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम जीईएससी। जीईएससी का फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आज के टाइम पे ज्यादातर रिसर्च जो चल रही है पूरे वर्ल्ड में बायोटेक लेवल पे ही चल रही है। तो उसमें साइंटिस्ट लोग किसी भी जीन को किसी में डाल देते हैं, तो चाहते हैं कि ऐसा काम ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी की जीन किसी में डाल दें, गड़बड़ हो सकती है। तो पूरी तरह से काम एथिकल हो। इंडिया के अंदर इस एथिकल चीज को ध्यान रखने के लिए
जीएससी को डेवलप किया गया। जीएससी का फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे बच्चों कई बार क्वेश्चन आया है, इवन एक बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि व्हाट इज जीएससी। अच्छा, ये जो कमिटी होती है इंडिया में जितनी भी जेनेटिक रिसर्च चल रही है उन सबको कंट्रोल करती है। अगर इस कमिटी ने कह रखा है कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए माइस का यूज कर सकते हो, तो आपको जितनी भी जीन डालना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, केवल और केवल माइस पर, किसी और पे नहीं। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस में आप चाहते हैं कि हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म में भी जीन डालें, तो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसकी कमिटी आपके रिसर्च को पूरी तरह से कंट्रोल देकर करेगी कि आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, कहीं ऑर्गेनिज्म की आपने डेथ तो नहीं कर दी। तो आज के टाइम पे पूरी तरह से कंट्रोलिंग काम होता है, और ये सब काम कौन कराता है? जीएस। साथ ही साथ आपने मान लीजिए कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, बड़ा अच्छा प्लांट बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्लांट बनते ही डायरेक्ट मार्केट में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनियां तो यही चाहती है, कोई भी बायोटेक की कंपनी हो तो क्या चाहती है कि जैसे उसने कोई प्रोडक्ट बनाया मार्केट में बिक जाए, किसानों तक पहुंच जाए। लेकिन उनके बीच में एक बैरियर बैठा हुआ है, जीएस। मतलब आप ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट, कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते ही डायरेक्ट मार्केट में नहीं पहुंचा सकते, पहले कौन चेक करता है? जीएससी। जीएससी के साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये प्लांट पूरी तरह से सेफ नहीं है, तो उसे बैन भी कर सकती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले बताया भी था, बीटी ब्रिंजल इंडिया में बना था, बहुत अच्छा था, लेकिन 100% सेफ नहीं था, तो उसको बैन कर दिया गया। तो जीएससी का काम ये होता है। अगला आता है बायो पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है राइट, अधिकार, और अच्छे से बोले तो रजिस्ट्री। जैसे बच्चों, मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई मकान खरीदा या उसने कोई प्लॉट खरीदा, तो क्या वो उसे अपने नाम पे करना चाहेगा? तो उसके नाम पे करने के लिए तरीका क्या है? रजिस्ट्री। हम रजिस्ट्री करा लेते हैं। सेम वही तरीका यहां पर भी। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने कोई भी चीज का इन्वेंशन किया है, कोई नई टेक्निक डेवलप की है, तो साइंटिस्ट चाहता है कि वो टेक्निक उसके नाम पे हो जाए, तो उसे अपने नाम पर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, और उसी रजिस्ट्री को स्पेशल नाम दिया गया पेटेंट। पेटेंट एक तरह का राइट है, एक तरह की रजिस्ट्री है, जो साइंटिस्ट को उसके नाम पर दी जाती है। ये पेटेंट बच्चों हर तरह की फील्ड में मिलती है, मतलब बायो की फील्ड में भी है, केमिस्ट्री की फील्ड में भी है, फिजिक्स की फील्ड में भी है। हर तरह की फील्ड में यहाँ पर पेटेंट का प्रोविजन है। मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा बल्ब बनाया, ये एक बड़ा अच्छा बल्ब बनाया। ये बल्ब प्रेजेंट टाइम पर जितने भी बल्ब है, सबसे सुपीरियर बल्ब बनाया। बिल्कुल होता है, रिसर्च चल रही है, अच्छा बल्ब बन सकता है। साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा बल्ब तैयार किया। अब ये साइंटिस्ट क्या करेगा? इस बल्ब को अपने नाम पे करा लेगा, और अपने नाम पे करा लेना उसी को क्या कहते हैं? पेटेंट। उसे अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। अच्छा, पेटेंट करने से फायदा क्या हुआ? हाँ, कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर पाए। जरा सोचिए, अगर ये साइंटिस्ट इसे पेटेंट कराना भूल जाता, तो जिस प्रोटोकॉल से इसने बनाया, दूसरी कंपनी उस प्रोटोकॉल को चुरा लेती है, और चुराने के बाद इस बल्ब को बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है और पैसा कमाती है। फिर साइंटिस्ट को कुछ नहीं मिलता। तो साइंटिस्ट लोग यही चाहते हैं कि उन्होंने जो भी रिसर्च की है वो उसके नाम पे हो जाए, मतलब अपने नाम पर पेटेंट कराना जरूरी है। अच्छा, जैसे उसने अपने नाम पर पेटेंट कराया, अब साइंटिस्ट का हक हो गया। अब कोई भी कंपनी से मार्केट में ले जाना चाहती है, तो पहले साइंटिस्ट से परमिशन लेगी, और साइंटिस्ट भी परमिशन तभी ग्रांट करेगा, वो ये कहेगा कि हाँ, आप इसे मार्केट में ला तो सकते हो, ले जा तो सकते हो, लेकिन आप इसे जितना भी पैसा कमाए 20% एक तारीख को अकाउंट में जरूर भिजवा दें, है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि बस आप ही कमाए हमें भी कुछ दे। तो इस वजह से बच्चों पेटेंट बनाए जाते हैं। अब बच्चों, पेटेंट का फायदा तो है, पेटेंट के फायदे हैं क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को उनका हक मिल जाता है, लेकिन इस पेटेंट के कुछ नुकसान भी है, और उसी नुकसान को एक तरह से कहा जाए बायो पायरेसी। पायरेसी का मतलब चोरी, बायोलॉजिकल चीजों को चुरा लेना क्या कहलाता है? बायो पायरेसी। कई बार बायोलॉजिकल चीजें भी चुरा ली जाती है। अच्छा, कैसे चीजों को चुराते हैं, चुराना सीखें, है ना? एक बच्चों हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ये एक डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि मान लेते हैं अमेरिका, और ये डेवलपिंग कंट्री है, हाँ, ये बच्चों इंडिया है। एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री है। अच्छा, डेवलप्ड कंट्री की खासियत क्या होती है? इनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, मतलब ज्यादा प्लांट की वैरायटियां नहीं होती, राइस की वैरायटी गिनी चुनी मिलेगी, बहुत कम होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी। अच्छा, इनके पास हिस्टोरिकल नॉलेज, पुराना जो हिस्टोरिकल नॉलेज है वो बहुत कम है, लेकिन बच्चों ये इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, मतलब पैसे वाले खूब है, मतलब इनके पास पैसा खूब है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नहीं है, पुराना हिस्टोरिकल नॉलेज नहीं। इसका सारा अपोजिट डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा। आप बच्चों राइस की एक वैरायटी ढूंढो, आपको 50 वैरायटी मिल जाएगी,
व्हीट की, गेहूं की एक वैरायटी ढूंढने जाओ, कई वैरायटियां मिल जाएगी। तो अपने यहाँ डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी है। दूसरा, हिस्टोरिकल नॉलेज बहुत अच्छा लिखा है। पुराने जो अपने इतिहास में बातें लिखी गई है, आयुर्वेद वगैरह में जो लिखा है बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, उसको आज के टाइम पे फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ पर पैसा नहीं है। हाँ, इकोनॉमिकली हम गरीब है। अब बच्चों हुआ क्या, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डाइवर्सिटी है। जैसे सिखाने के लिए मान लीजिए प्लांट है, मैंने भी आपसे कहा कि यहाँ वेराइटियां बहुत होती है। अब डेवलप्ड कंट्री के पास वेराइटी बहुत कम है या नेग्लिजिबल ही है। तो ये डेवलप्ड कंट्री क्या करती है, डेवलपिंग कंट्री की इस वेराइटी को लेके अमेरिका ले जाती है, मतलब अपनी कंट्री में ले जाती है, और वहां ले जाने के बाद उसे अपने नाम पर पेटेंट करा ले। अच्छा, पेटेंट मतलब एक तरह का हक, क्या राइट मिल गया इनको। अच्छा, वेराइटी किसकी, लेकिन पेटेंट किसने करा लिया, क्योंकि बच्चों में पेटेंट का पहले नॉलेज ही नहीं था। पहले हम पेटेंट जानते नहीं थे कि क्या होता है, लेकिन इनको नॉलेज था तो इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट करने की वजह से इंडिया में इसका कोई भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करो, आपको परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ती, मतलब हमारी चीज और हमें परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ रही है। तो क्या अपनी चीजों की चोरी हो गई। इसी चोरी को कहा जाता है बायोपायरेसी। ये एक तरह से पेटेंट का इन्होंने मिसयूज ही किया है, कि पेटेंट का मिसयूज करके ऐसी चीजों को चुरा लेते। आपके एनसीईआरटी में इसका एक बड़ा अच्छा केस लिखा है। हाँ, 1997 की बात है, बासमती राइस के साथ ऐसा कुछ हुआ था। ये बच्चों इंडिया का बासमती राइस है, इंडियन बासमती राइस है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी इंडिया आई थी। उस अमेरिकन कंपनी ने इस इंडियन वैरायटी को अमेरिका लेके गई, और इंडियन बासमती राइस का इन्होंने अमेरिकन वैरायटी के साथ क्रॉस किया, अमेरिकन वैरायटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस किया, और दोनों का क्रॉस करने के बाद एक सुपीरियर वैरायटी बनाई, बहुत अच्छी वैरायटी बनाई। अच्छा, ये वैरायटी बनाने के बाद उन्होंने इसको पेटेंट कराया, लेकिन पेटेंट भी ऐसे कराया कि पूरा का पूरा होल प्रोसीजर पेटेंट करा दिया। अच्छा, कंपनियां प्रोसीजर ही पेटेंट करा देती। प्रोसीजर पेटेंट करने से फायदा ये होता है कि कोई दूसरा इसको ना बना पाए। अरे बात समझे ना, तो पूरा प्रोसेस ही पेटेंट करवा लेती है, पूरी स्टेप्स ही पेटेंट करा लेती है। अब इस स्टेप में क्या इंडियन वैरायटी भी यूज हुई, तो एक तरह से उन्होंने इंडियन वैरायटी को भी इनडायरेक्टली पेटेंट करा दिया। अब इंडिया में इसका कोई भी चीज आप सेल करो, परमिशन अमेरिका से, तो हमारी चीजों की इस तरह से चोरी हो जाती है, और ये चोरी क्या कहलाती है, बायोपायरेसी। अपने यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। अपने यहाँ पे नीम की बहुत वैरायटी है, हल्दी की वैरायटी है, ऐसे कई सारे अपने यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट होते हैं। अगर हम इसी तरह सोते रहे तो हमारे यहाँ की जितनी अच्छी अच्छी वैरायटी है डेवलप्ड कंट्री लेके जाएगी और अपने नाम पे कर लेगी। तो कहीं ना कहीं अब हमें जगने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट जग चुकी है, और उन्होंने बच्चों सेकंड पेटेंट बिल में काफी ज्यादा अमेंडमेंट किए हैं, चेंजेस किए। जो सेकंड पेटेंट बिल बना था उसमें यह चेंज किया गया कि इंडिया की वैरायटी कोई अदर कंट्री लेके नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसे ले जाना है तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन ले, बिना परमिशन के नहीं ले जा सकते। तो पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेने के बाद उससे कहा भी जाता है कि इसे गलती से भी आप अपने नाम पर पेटेंट ना कराएं, क्योंकि अगर आपने इसको पेटेंट करा दिया तो आप पे केस हो जाएगा। तो एक तो पेटेंट करने से मना कर देते, और ये भी कहते कि इससे जितना भी पैसा आप कमाए 20% एक तारीख को जरूर भिजवाए, है ना। तो ये सारे बच्चों पेटेंट में चेंजेस किए गए। क्वेश्चन बनता है कौन से पेटेंट रूल में चेंज किया गया, सेकंड। तो एनसीईआरटी में लिखा है सेकंड पेटेंट बिल में अमेंडमेंट किया गया। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको टर्म समझाए इनके बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीनिंग ही पूछे जाते हैं। एथिकल इश्यू मतलब बायोटेक ऐसे परफॉर्म करना है कि किसी और को हार्म ना हो, इसको कंट्रोल करने वाली कमेटी जीएससी। अपने नाम पर चीजों को कर लेना, बिना किसी ऑथेंटिक परमिशन के चीजों को चुरा लेना, बायोपायरेसी। इनसे बहुत क्वेश्चन आए, ये बायोपायरेसी, बायोपेटेंट। पहले बच्चों हर साल एक आध क्वेश्चन या तो बायोपेटेंट का मिल जाता था, या बायोपायरेसी मिल जाती थी, या जीएससी। और वो क्वेश्चन में बड़ी सी लैंग्वेज बनाते थे, ऑप्शन में या तो ये मिलता या ये मिलता, इनमें से कोई एक आंसर चला जाता था। क्वेश्चन इस तरह से बना देते हो। यहाँ पर आकर बायोटेक में एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी वो तो मैंने आपको समझा दी। एक खास बात और है, कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है, उसको हम समझ लेते हैं। बायो रिमेडिएशन, बायो रिमेडिएशन ये बच्चों आपके एनसीईआरटी में एक टर्म तो लिखी है, लेकिन इसको ज्यादा अच्छे से उन्होंने बतानी। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीजों से पॉल्यूटेंट को हटाना। अगर हम बायोलॉजिकल चीजों से पॉल्यूटेंट हटाए, प्रोसेस का नाम बायो रिमेडिएशन, ये बायो रिमेडिएशन कहलाता है। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ, आपके मॉड्यूल में जरूर लिखा है। इसका एग्जांपल आता है स्यूडोमोनास
क्यूटिडा। ये सूडोमोनास फुटिडा एक बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या है? एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को और भी नाम से जाना जाता है, इसे सुपर बग भी कहते हैं, या इसी को ही ऑयल ईटिंग बग भी कहते हैं, ये ऑयल को डिस्ट्रॉय करने वाली बग। अच्छा, सूडोमोनास फुटिडा, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या किया गया? जैसे ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के अंदर एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक नया प्लाज्मिड इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसके अंदर बच्चों प्लाज्मिड में ऐसे यहाँ पे जीन को डाल दिया, जैसे ये जाइलेन की जीन, ऐसे ये नेप्थेलिन की जीन, इसी तरह से ये कैम्फर की जीन। ये वो जीन है जो ऑयल को डिग्रेड करती है, तो ऑयल डिग्रेडिंग जीन को इसके अंदर डाल दिया गया, मतलब ये एक स्पेशल प्लाज्मिड इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये जो बैक्टीरिया था, नाम बोलो इसका, सूडोमोनास फुटिडा। तो पहले बताओ, क्या सूडोमोनास फुटिडा में क्या कुछ नई जीन डाल दी गई? मतलब ये एक तरह से बन गया जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब मान लीजिए बच्चों, समझाने के लिए एक बड़ा सा समुद्र है, काफी बड़ा सा समुद्र है। जब मान लीजिए किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे इंडिया में ऑयल नहीं मिलता तो हम अरब कंट्री से ऑयल को मंगवाते हैं। जब अरब कंट्री से इंडिया के अंदर ऑयल आता है तो ज्यादातर समुद्र के थ्रू आता है। जब समुद्र के थ्रू ऑयल आता है, मान लीजिए ये एक बड़ा सा शिप है, एक बड़ा सा शिप है, और इस शिप के अंदर ऐसे बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर रखे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं, फिर ये कंटेनर लेके इंडिया में लाए जाते हैं। जब ये कंटेनर आते हैं तो कई बार इनमें हल्का सा ऐसे लीकेज हो जाता है। अच्छा, लीकेज होने की वजह से इस समुद्र की सरफेस पर ऐसे ऑयल की एक लेयर फैलती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पीछे से लेयर की ऑयल की लेयर फैलती जाती है। अगर यहाँ पर ऑयल की लेयर फैल जाए तो इससे नुकसान क्या है? हाँ, सरफेस के नीचे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, तो क्या इस ऑयल की लेयर को हटाना पड़ेगा? ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। और ये ऑयल की लेयर कोई छोटी मोटी नहीं बनती, काफी किलोमीटर्स तक बनती है, बहुत लंबी सी ऑयल की लेयर बनती है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए इस बैक्टीरिया को यहां छोड़ दिया गया। कौन सा बैक्टीरिया? अब ये सूडोमोनास फुटिडा बैक्टीरिया ऐसे सरफेस पे छोड़ देते, और इसके अंदर क्या ऑयल ईटिंग जीन है, तो ये बच्चों इन ऑयल को डिस्ट्रॉय करती जाती है। तो इस ऑयल को हटाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया गया? सूडोमोनास फुटिडा का यूज किया गया था। ये ऑयल को हटाता है, इसलिए इसका एक नाम और दिया गया, ऑयल ईटिंग बग। इसे ऑयल ईटिंग बग के नाम से नाम दिया। और हमने क्या पोल्यूटेंट को रिमूव किया, किसकी मदद से? बैक्टीरिया मतलब बायोलॉजिकल चीजों से। तो बायोलॉजिकल चीजों से पोल्यूटेंट को हटाना, प्रोसेस का नाम बायो रिमेडिएशन। तो इसे बच्चों बायो रिमेडिएशन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में नाम लिखा है बस, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यहां पर आकर बच्चों अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये अपना कॉन्टेक्ट। इस बार जब टेस्ट आएगा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर बोल देता हूं, बायोटेक पूरी आएगी, दोनों चैप्टर। बायो मॉलिक्यूल भी आएगा, बायो मॉलिक्यूल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ प्रिंसिपल वाला चैप्टर भी आएगा। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल वाला, मॉलिक्यूलर नहीं, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल वाला। तो ये सारे इस बार टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब बच्चों जो आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ में सब कुछ आता है, क्लासों में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन गड़बड़ ये होती है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है कि हम पीछे वाला कैसे याद करें। तो उसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन करने के लिए एलन ने बड़ा अच्छा सिस्टम बना भी रखा है, कभी आप उसको ढंग से फॉलो करो तो बहुत अच्छा रिवीजन होता है। जैसे इस बार आप लोग का जेनेटिक्स पार्ट आ रहा है, इसी तरह से फिजिक्स में भी कुछ आ रहा होगा, केमिस्ट्री में भी कुछ आ रहा है। तो ये जो बेक पोर्शन आता है इसको तैयार करें। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर बेक पोर्शन में तो लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए कौन इतनी मेहनत करे। लेकिन उसको देने का एक ही मेन पर्पस है कि आप लोगों का रिवीजन हो। तो एलन का सिस्टम बनाए भी इसी तरह से कि आप आगे पढ़ते रहे, लेकिन पीछे का भी आपको रिवाइज हो। और उसको रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप पुराना वाला रिवाइज करें, और पुराना वाला रिवाइज अभी से कर लेना चाहिए। काफी बच्चे सोचते हैं कि जिस दिन टेस्ट आएगा उससे एक दिन रात में पढ़ लेंगे सब कुछ, है ना, तो वो नहीं, पहले से तैयार करके रखो। तो टेस्ट से पहले आप लोग रिवीजन करते रहे। एक और बड़ी समस्या तब आती है जब आपकी क्लासेस सब ओवर हो जाती है। जब आपकी क्लासेस चल रही है, अभी तो आपकी पढ़ाई फिर भी अच्छी चलती है, लेकिन जैसे क्लासेस खत्म होती है हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, है ना, लेकिन होता उल्टा ही है। बच्चे बताते हैं कि सर उसके बाद पढ़ाई कम हो जाती है, लेकिन हमें उस टाइम बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे ज्यादा टाइम वही बेकार होता है, क्लासेस खत्म होकर जो एग्जाम के बीच का ड्यूरेशन है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है। जो उस टाइम ढंग से पढ़ लिया वो सिलेक्ट हो जाता है, और जो उस टाइम थोड़ा सा मस्ती करने में रह गया वो नहीं होता। तो वही सबसे क्रूशियल टाइम है। पिछले कुछ सालों में ये टाइम बहुत बेकार निकला है बच्चों का, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चक्कर में हर बार एग्जाम की डेट बढ़ती गई, तो बच्चों का भी थोड़ा सा सर कितना रिवाइज करे, कितना रिवाइज करे, कितना पढ़े,
तो उस चक्कर में पढ़ाई कम होती है। लेकिन अपने को ये नहीं करना है, जब तक एग्जाम ना हो, चाहे कभी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक एग्जाम ना हो तब तक पढ़ते रहना है। इवन एक बार एग्जाम से भी कुछ दिन पहले भी, जैसे एग्जाम के 1-2 दिन बचे या एग्जाम के दिन ही, एग्जाम से एक दिन पहले ही आप लोग बच्चों कॉपी लो और कॉपी को बस ऐसे पेजेस को पलटा लो। तो पेजेस पलटाने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया है ना। हाँ, तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहिए कि एक बार देख लेना चाहिए कि हाँ मैंने देखा हुआ है, मुझे याद तो है। क्लियर, याद तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन सामने आता है, कई बार आप देखते हो ना, ऐसे पूछेंगे तो नहीं याद आएगा, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन दे तो आप हाँ सर ये नहीं, ये नहीं, ये तो आंसर निकलेगा, है ना, वो याद आ जाता है। ऐसा सबके साथ होता है। तो ये नहीं सोचता कि हम बिल्कुल कुछ नहीं याद रहता है, सब याद रहता है। क्वेश्चन आता है, मेमोरी उसी तरह की अपनी बन जाती है कि जब क्वेश्चन दिखेगा अपने आप याद आएगा। तो आप अच्छे से बस रिवाइज करें, यही कहना है। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।